हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 10 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये वाला है शॉक्ड एंड एव्ड। इस आर्टिकल में जानेंगे कि पिछले जो जितने भी शॉक्स हमारी इकोनॉमी ने फेस किए हैं उनके कंपैरिजन में अभी इस पैंडेमिक के चलते क्या गड़बड़ियाँ हो रही है, कैसे हम इस परिस्थिति से कोप अप कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है स्टेट वर्सेस यूनियन। इस आर्टिकल की समरी लेंगे लास्ट में। फिर इसके अलावा है रिव्यू द डील। G7 कंट्रीज़ में जो कंसेंसस हुई है एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स फिक्स करने के लिए, जो ये डिजिटल कंपनीज या डिजिटल जाइंट कंपनीज हैं इन पर लगाने के लिए, उस पॉइंट से डिस्कस करेंगे। डू नो हार्म LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए आर्टिकल है। कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, कुछ पॉइंट नए मिलेंगे तो उस तरीके से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे आइडिया पेज पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ कंपैशन। इसको एथिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि केस स्टडी और आपको एक छोटा सा एनेक्डोट भी मिलेगा, जानेंगे इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल को आप खुद से देखोगे, हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और ये होल्डिंग स्टेट टू अकाउंट, इस आर्टिकल में थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि पार्लियामेंट के साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए, जुडिशरी पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल एग्जीक्यूटिव के ऊपर फोकस करना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल का लास्ट में 1-2 पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वीडियो को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है शॉक्ड एंड एव्ड। आर्टिकल को लिखा है धनमंजरी साथे और राइटर जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के। तो इनके द्वारा एक सिनेरियो बताया जाता है कि क्या इस तरीके के शॉक्स जो हैं वो हमारे सामने पहली बार आए हैं, जो पेंडेमिक का हम अभी देख रहे हैं। तो देखो, शॉक्स का मतलब होता है कि आपके पास में कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आपको अचानक से आकर के कोई चीज़ पता पड़े जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो ऐसे में आप एक बड़ी सारी लिस्ट बना सकते हो इंडिया की, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए। सबसे पहला शॉक तो हमें मिला था 1962 पे, जब चाइना ने हमारे 100 सोल्जर्स को मार दिया था और अटैक किया गया था, जिसमें हमारी हार भी हुई थी। उसके बाद में क्या चेंज आए कि हमारे यहाँ पर न्यू डिफेंस मिनिस्ट्री बन के आई। नंबर 2, बजटरी एलोकेशन डिफेंस के लिए बढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसे में हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो ओरिएंटेशन था ना, जिसमें हम नैम की तरफ टिल्टेड थे, उसमें थोड़ा सा अब चेंज आने लग गया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो इतना ज़्यादा असरकार होगा या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या हमारी बात सुनी जाएगी। तो ऐसे में हमारे फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन है वो भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। दूसरा शॉक लगता है जब 1965-66 में चाइना बैटल के बाद में हमारे यहाँ पर ड्रॉट्स आते हैं, सीवियर ड्रॉट्स, लगातार 2-3 साल तक। उस परिस्थिति में आप देखोगे हमारी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाने के लिए दाने नहीं थे। मुख्य उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या क्या नारा दिया उन्होंने, जय जवान जय किसान, कि कैसे भी करके जवान, कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, उधर हमने चाइना से अभी हार की सामना किया ही था, पाकिस्तान ने भी बैक टू बैक अटैक कर दिया था, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में बोले जवान को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और किसान हमारा जो अन्नदाता है उसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो दोनों को प्रमोट करो, दोनों को प्रेज करो, जय जवान जय किसान, इसीलिए नारा निकला था। रिजल्ट क्या रहा फिर, ग्रीन रेवोल्यूशन का आना। इसमें भी आप देखोगे 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी ग्रीन रेवोल्यूशन को भी प्रमोट करने में। नंबर 1 इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी, सी सुब्रमण्यन जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, और MS स्वामीनाथन जो कि उस टाइम पे साइंटिस्ट थे। उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन आई। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि कैसे हमने इन परिस्थितियों से अपने आप को आगे बढ़ाया, इस जो भूखमरी के चलते जो लोगों की डेथ हो रही थी स्टारवेशन के चलते, उससे हम कैसे निकले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा काम किया और उस पर हमने रिलाय भी करना शुरू कर दिया। तीसरा था ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उस टाइम पे आया ही था। तो ऐसी परिस्थितियों में 3 प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, ठीक है। लीडरशिप आ गई, फिर आपका जो एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेथड आ गया, और तीसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे में आपने इन क्राइसिस को ईजिली मैनेज कर लिया। तीसरा शॉक हमें मिलता है 1975 में। उस टाइम पर हमारे इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, ठीक है। उसमें आप देखो इमरजेंसी के टाइम पे कितने ज़्यादा हार्श फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनमें आप देखोगे कि जो पुरुष नसबंदी है वो एकदम प्रेशराइज करके, मतलब एक तरीके से आप देखोगे 20 पॉइंट्स एक एजेंडा निकाला गया था 20 पॉइंट का, ठीक है। उस 20 पॉइंट एजेंडा में पॉपुलेशन कंट्रोल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसको करने के लिए मतलब आप देखोगे कि टारगेट्स दे दिए गए थे डॉक्टर्स को और इनको कि आप नसबंदी करो। पुरुष नसबंदी जो है वो महिलाओं की नसबंदी से थोड़ी बेटर रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में
आप देखोगे संजय गांधी मेन लीड करते थे, ठीक है, और उनको सपोर्ट कर रही थी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर जो कि उनकी माता थी इंदिरा गांधी। तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने पॉपुलेशन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की थी, जिसमें पुरुष नसबंदी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वैसेक्टॉमीज, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किया गया, वैसेक्टॉमी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो बोले ये ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड था, एक तरीके से गर्भ धारण करने से बचाने के तरीके थे ये। तो ये एक और शौक था अपने आप में। फिर राइटर बोल रही है कि उसके बाद में नेक्स्ट शॉक आता है हमारे 1991 में, जब हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। तो उस टाइम पर अगर लीडर्स की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर तो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करो तो मनमोहन सिंह जी, और एमएस अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, और एसएस तारापुर जो कि इकोनॉमी में एक्सपर्ट थे और आरबीआई से एसोसिएटेड थे उस टाइम पे। तो ये लीडरशिप की बात भी आ गई। दूसरी, फिर इन्होंने जो काम किया वो ऐसा था कि जिसके अंदर हमने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो हमने कहीं ना कहीं मैनेज रख ली कि हाँ ठीक है 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रेडी कर लेंगे, बट हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को बहुत सोच समझ करके तैयार किया। शायद अभी तक भी हमारे 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं आई है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का मतलब हो गया कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, एक पैसा जो बड़े समय के लिए आप काम में लोगे, पैसे, वो पैसा जिसका यूज़ आप करोगे पैसा बनाने के लिए। और जबकि करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप जो भी सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी लेन देन का हिसाब किताब। तो ऐसे में आईएमएफ ने हमारे ऊपर प्रेशर तो बनाया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे। तो उस परिस्थिति में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का हमारा क्या अप्रोच रहा कि हम 60-40 का रेशियो रखेंगे। कहने का मतलब कन्वर्जन हमने शुरुआत में से 40% का रखा, फिर उसके बाद में मैक्सिमम 60% तक की कन्वर्टिबिलिटी तक लेकर के गए थे। अभी तक भी 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, वो अभी तक भी अलाउड नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो ऐसे में जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो हमने अभी तक भी अपने हाथ में रख रखी है। तो कहने का मतलब बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े। यहाँ क्या हो गया कि इंडियन इकोनॉमी की एक्चुअल फंक्शन को हमने समझा, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा, या फिर इकोनॉमी की जो साइंस है उसको समझा, फिर अप्लाई किया। फिर बात करोगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की बात करें तो आज आप देखो कि इकोनॉमी में अचानक से डिस्ट्रप्शंस ना आए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया गया कि चेंजेस अचानक से नहीं हुए। जैसे न्यू लिबरलिज्म की बात होनी शुरू हो गई थी, उस टाइम पे सरकार का काम हो गया था एक फैसिलिटेटर का, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को थोड़ा सा ऑप्शन मिलना शुरू हो गया था, पर वो भी क्या हुआ, एकदम स्मूथली किया गया। कहने का मतलब आपने जो कुछ भी किया वो एक वेल मैनर में किया, और तीनों पिलर जिसमें लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन और साथ में आपकी जो मेथोडोलॉजी थी, चाहे साइंस हो चाहे इकोनॉमी हो, उस पर आपने रिलाई किया। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी कोविड-19 की अब शॉक का एक और शॉक है जिसका हम सामने कर रहे हैं, पर इन तीनों पिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जिसमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उन चीज़ों को, या और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और लीडर्स की अगर बात की जाए तो इन तीनों पिलर्स में हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज और हेल्थ दोनों चीज़ों पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। जैसे कि एक तो टीम, एक होगी साइंस, और एक ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है। हेल्थ एक सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाना। अब जबकि आप देखो कि इस वायरस ने वर्ल्ड लेवल पे बहुत परेशान किया है सबको, तो ऐसे में एक हेल्थ इमरजेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी ज़्यादा बनती है, ठीक है। एक इसके अलावा फाइनेंशियल, फिजिकल और साइंटिफिक रिसोर्सेज की बात करें तो इनमें ज़्यादातर पकड़ किसकी बनती है यहाँ पर, अभी हमारे यहाँ पर किसकी पकड़ ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ऐसी परिस्थितियों में यूनियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करना चाहिए। इसके अलावा अभी नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अंडर में जो वॉर रूम या कंट्रोल रूम जो काम कर रहे हैं, जो कोविड-19 को टैकल करने के लिए है, तो वहाँ पर कोई इंडिविजुअल्स फिक्स हैं, कौन इंडिविजुअल लीड कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, वो कुछ क्लियर नहीं है। जैसे कि हमने प्रीवियसली जितने भी लीडर्स के नाम देखे ना, उनके नाम थे वो एकदम क्लियर थे कि हाँ ये अकाउंटेबिलिटी है, या फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते रहते हैं, मिनिस्टर्स भी अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी कहीं ना कहीं एक डिस्पर्स्ड मैनर के अंदर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड मैनर में यहाँ पर अप्रोच दिखाई नहीं दे रही है। तो राइटर जो है वो पिछले शॉक से कुछ लर्न करके यहाँ पर अप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि क्यों ना आप एक साथ मिलकर के एक टीम की तरह काम करो, ठीक है।
वो तो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइटर से हल्का सा साइड होकर के बताना चाहूँगा कि हमेशा जब भी कोई क्राइसिस आता है उस टाइम पर गवर्नमेंट का हमेशा क्रिटिसिज्म होता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर उसके बाद में उस क्राइसिस के रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं ना, उस क्राइसिस में जब भी अच्छे काम किए जाते हैं तब फिर बाद में अपने आप ही इमेज बननी शुरू हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, 1991 में जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, उस टाइम पर हमने गोल्ड लोन पे रखा था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से किरकिरी हुई थी इंडिया की बेसिकली, ठीक है, कि इंडिया मैनेज नहीं कर पाया। जैसे आज पाकिस्तान की थू हो रही है ना, उस तरीके से हमारी भी इमेज बहुत डाउन हुई थी उस टाइम पे, कि जब पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, हम गोल्ड गिरवी रख करके IMF और वर्ल्ड बैंक गए थे, पैसे लेकर के आए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 9 या 10 दिन का इतना समथिंग फॉरेन एक्सचेंज बच गया था जिससे कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट पे हमारे रिलायंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और बाकी वर्ल्ड सिनेरियो अलग अलग थे ही। तो परिस्थितियां जो हैं वो करंट में अलग दिखती हैं, और आने वाले टाइम पे अगर करंट सरकार अच्छे से कर पाती है और डेफिनेटली ओवरकम करेगी, ऐसी बात थोड़े ना है, एडमिनिस्ट्रेटर्स लग रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आउटकम तो मिलेगा। अभी क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, तो ऐसे में एक वेल प्लान्ड मैनर में काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए ये काम हो सकता है जिसमें टीम काम करे, साइंस काम करे और एक ऑर्गेनाइजेशनल मैनर में इनोवेशन आए, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे सजेस्ट की जा रही है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि स्टेट्स को आपने बोल दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैक्सीन को प्रोक्योर करने की, तो वहाँ पर स्टेट्स के बीच में कन्फ्यूज़न आ गया, कॉम्पिटिशन आ गया, तो कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस मैनर में काम करने की ज़रूरत है वो नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, कोई बोलता है पतंजलि मेडिसिन को प्रमोट करो, कोई कुंभ मेला, ये सारी चीज़ें इतनी है नहीं। देखो पॉइंट यहाँ पर ये है कि UK, जर्मनी, स्वीडन, इन्होंने भी साइंस का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, इनके पास में डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, तो क्यों ना हम एक्सपर्ट ओपिनियंस को सुना। सबसे पहला बात तो आप एक्सपर्ट्स को सुनो, ठीक है, उसके बाद में आप उनको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि हो क्या रहा है कि 2 साइंटिस्ट ने रिज़ाइन भी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एडवाइस देते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी में जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के वो जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कि बोला कि हमारी बातों को कोई तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि पॉपुलिज्म या फिर किसी और चीज़ को ध्यान में रहे, या कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसको साइड में करके ये जो 3 की पिलर्स हैं इनके बेसिस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये एक इनोवेटिव थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल था, वो देखा, आपको थोड़ा प्रीवियस सिनेरियो भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिव्यू द डील। देखो सैटरडे को फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ G7 नेशंस ने अपनी मीटिंग की और उन्होंने फाइनली एक एग्रीमेंट कर लिया है कि अब ग्लोबल टैक्स आर्किटेक्चर पे काम किया जाएगा। G7 कंट्रीज़ वो हैं जो वर्ल्ड में हाईएस्ट या फिर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में से हैं। तो इन प्रिंसिपल एक तरीके से एग्रीमेंट देखने को मिला है। ऐसे में वो कंपनियां जिनका हेडक्वार्टर तो कहीं और है और ऑपरेट कहीं और कर रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में कंट्रीज़ ऑफ ऑपरेशन जहां पे वो पैसा अर्न कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, तो उनको कंट्रीज़ को फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि 15% का मिनिमम टैक्स लगाने का प्रोविज़न किया गया है। इसमें मेन चीज़ तो क्या थी कि मान लो एक कंट्री है ए, वहाँ पर तो कंपनी ए तो छोड़ो, चलो आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड जो है वो टैक्स हेवन की कंट्री है, वहाँ पर टैक्सेस बहुत कम लगते हैं। तो बड़ी ग्लोबल जाइंट कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज, उनका हेडक्वार्टर है आयरलैंड में। अब वो आयरलैंड से कंपनियाँ जाती हैं बाहर, जैसे इंडिया हो गया या पाकिस्तान बोल दो, या किसी और एक और कंट्री को ले लो, किसी भी बड़े कंट्री को मान लो रशिया हो गया। अब आप एक चीज़ बताओ कि ये कंपनीज किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, जहां पर उनको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ के बीच में भी कंपटीशन होगा। तो पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा कि इंडिया से कंपनियां पाकिस्तान की तरफ आए, तो पाकिस्तान क्या करेगा कि अपने यहाँ पर टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली रशिया भी यही चाहेगा और इंडिया भी यही चाहेगा। तो कहीं ना कहीं एक रेस ऐसी थी, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, रेस टू द बॉटम, मतलब कि कॉरपोरेट टैक्स जो लग रहे थे उनके ऊपर एक कम से कम मिनिमाइज करते चले जा रहे थे टैक्सेशन को, कंपटीशन के चलते। तो ऐसे में क्या हो रहा था, सरकारों को रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा था, जबकि ये कंपनियां लगातार पैसे वाली बनती चली जा रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया कि ये कंपनियां जहां से पैसा कमाती है वहां पर भी नहीं दिया इन्होंने टैक्स, हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर दिया टैक्स हेवंस में, तो वहां पर भी इन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो इनकी कैपिटल तो देखो लगातार राइज होती चली जा रही है, पर जिन कंट्रीज में इन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया है उन कंट्रीज के लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पर कोई अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां पर सरकार के पास में रेवेन्यू शॉर्टेज होती है, क्योंकि कितना सारा काम करना होता है सरकार को। और आज कोविड-19 को देखें
तो फिस्कल स्पेस कितना कम है सरकारों के पास में कि एक तरफ इनकम तो हो गई कम और खर्चा लगातार बढ़ता चला जाए, चाहे हेल्थ की बात करो, चाहे लोगों को इकोनॉमिक या इनकम सपोर्ट देने की बात करो। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर ये जो फाइनलाइज किया गया है कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरनेशनल ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जिसको 15% की फाइनलाइज होने की बात की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में फाइनलाइज हुआ है। अब बात ये आ जाती है, ये कंपनियां क्या करती हैं, कुछ लूप होल्स भी निकाल लेती हैं। जैसे कि मान लो कोई आर्बिट्रेरीनेस है, कहीं पर कोई मध्यस्थता कर देता है, या कोई बायलैटरल ट्रीटी हुई है, तो उनमें से लूप होल्स निकाल करके अपने काम चलाती रहती है। तभी तो आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, चाहे केयर एनर्जी की बात करो, चाहे उधर वोडाफोन की बात करो। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, सरकार भी अगर रेट्रोस्पेक्टिवली कोई टैक्स लगाती है, जैसे 2012 में लगाया गया था, ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स, तो उस परिस्थिति में चलते हैं वोडाफोन ने केस कर दिया, वो केस फंसा पड़ा है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन कंपनीज की लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप, ये तो चलो हमने इंडिया की बात की, यूएसए में भी देखोगे ना, तो यूएसए में जो बजट अभी आया है उसके हिसाब से वहाँ पर बजट डेफिसिट कितनी चल रही है, 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स, लगभग जीडीपी का 10% तक वहाँ पर डेफिसिट चल रहा है। और वहाँ पर पब्लिक के ऊपर कर्जा जीडीपी का 102%। तो देख लो यूएसए कितना ज़्यादा कर्जे में चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि पब्लिक पे कर्जा है तो पब्लिक भी जल्दी से टैक्स नहीं पे करेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या, सरकार फिर अपने लिए कोई और दूसरे सोर्सेज निकालती है। तो ऐसे में ये कंसेंसस हुई। अब बात आ जाती है, देखो इकोनॉमीज लाइक इंडिया, हम कहीं ना कहीं हमने देखो वैसे तो अप्रूवल दिया है कि हाँ बातचीत करो, होना चाहिए एक ऐसा काम, पर हमें कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हमारे रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि टैक्सेशन लगाना एक सोवरेन राइट है, कि बाहर से कोई भी एक संस्था है वो ये कहे कि हाँ भाई भारत को इतना टैक्स लगाना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर सॉवरन का मतलब हो गया कि आप खुद से खुद पर कानून बनाओगे, बाहर से कोई संस्था आपके ऊपर कानून नहीं बनाएगी, ठीक है। तो सॉवरेन राइट है। अब हम अगर एग्री करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा अधिकार छोड़ रहे हैं, ऐसा ना हो इसके लिए हमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया कि आपको ग्लोबल रूल्स और नेशनल प्रायोरिटीज के बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देखो इंडिया ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने अट्रैक्ट कर सके कंपनीज को, तो इंडिया ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर 15% तक टैक्स कर दिया। मतलब 22-25% हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स, वो डोमेस्टिकली अगर नई कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगती है उस पर 15% तक लेकर के आ गई थी। वजह कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली अगर डिजिटल टैक्सेशन की बात भी करें तो उसमें भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि दूसरे किसी कंट्री ने कोई टैक्स नहीं लगाया। आप देखो यूरोपियन यूनियन में कितना बैन लगाया जाता है, कभी सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, कभी टैक्स लग रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने टैक्स रेट्स को पहले ही कम कर रखा था। तो हमारा क्या है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो हमें कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, टैक्स एडवांटेज की बात करें जो कंपनियां ये उठाती हैं, जैसे कि टैक्स आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटीज लाइक मैंने अभी बताया कि आप वोडाफोन की बात करो तो इंडिया और जो नेदरलैंड्स है उनकी इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में जो बायलैटरल ट्रीटी है उसका फ़ायदा उठाया था इसने, क्या नाम है इसका, वोडाफोन ने। तो ऐसे क्या होती है, ये परिस्थितियां क्या कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। तो पॉइंट देखो एक ही जा रहा है बार बार कि हमें बहुत सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। नंबर 2, इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि 15% अगर आप इंटरनेशनल टैक्स फाइनलाइज कर रहे हो तो ऐसे में जहाँ पर वो कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं उस कंट्री का कितना प्रॉफिट होगा, और जहाँ पर उस कंपनी का हेडक्वार्टर है उसका कितना शेयर होगा, उस चीज़ पर इंडिया को नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब अपने हिस्से की बात पहले करो। जी सीधी सी बात है कि अगर टैक्सेशन आप नया लेकर के आ रहे हो तो हमें क्या फ़ायदा है उसका, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट एंड द यूनियन। अभी आपको पता है कि वैक्सीन पॉलिसी पहले आई थी जिसमें स्टेट्स को ये कहा गया था कि आपको 100 में से 25% व्यवस्था आपको करनी है वैक्सीन की, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और रिमेनिंग 25% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स करेंगे। तो ऐसे में स्टेट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी, कंपटीशन आने लग गया था। तो अब उसके चलते फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इस तरीके से जो राइट टू हेल्थ है आर्टिकल 21 के अंडर में, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी ग्रुपिंग लॉबिंग कर ली और सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगातार दबाव बनाया। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी अपनी जो वैक्सीन पॉलिसी थी उसको रिवर्स कर दिया। और ये मुद्दा जब परेशानी का कारण बन गया
जब से 1 मई से 18 से 44 साल का जो एज ग्रुप है उसको भी वैक्सीन देने की बात की गई। तो ऐसी परिस्थितियों में अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि वैक्सीन हम अरेंज करेंगे, पर एक चीज़ जो है वो गलत हो रही है, वो ये कि आप स्टेट्स के ऊपर कैसे ब्लेम कर सकते हो कि स्टेट जो हैं उनके कहने पे हमने यहाँ पर वैक्सीन, ये क्या बोलते हैं, वैक्सीन पॉलिसी में चेंजेस किए थे, स्टेट्स ने बोला कि हम प्रोक्योर कर लेंगे वैक्सीन। पर आज अगर परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं तो अगर स्टेट्स की बात ही माननी थी तो स्टेट्स तो ये भी बोल रहे थे कि ये जो फार्म लॉज आप लेकर के आए हो इनको रिवोक करो। ठीक है, कुछ स्टेट्स ने ही तो कहा, बाकियों ने तो अग्री किया ही ना कि हाँ चलो ठीक है फार्म लॉ कंटिन्यू करो, बाकियों ने तो कहा, मतलब कुछ ने तो कहा ना कि आप रिवोक करो इन लॉज को। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पॉइंट ये आ जाता है कि आप पॉलिटिक्स तो खेलो मत। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आज देश की ज़रूरत क्या है उस पर काम किया जाए। देखो ये खेल कोई नया नहीं है। सबसे पहले शुरुआत हो जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पार्टी रूल कर रही हो और स्टेट गवर्नमेंट कोई और पार्टी की हो। जैसे कि 1959 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है केरला में। ठीक है, उस टाइम पर हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे ही। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाती है। क्या होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल केरला में लगता है 1959 में। तो ऐसे में सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है। दूसरी चीज़ आर्टिकल 356 जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, जिसके पीछे ये हो सकता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई डायरेक्शन दी गई है उनको अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आर्टिकल 365 के तहत आर्टिकल 356 को लगा दिया जाएगा वहाँ पे, जिसमें कि स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हम जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ बोला इंदिरा गांधी के टाइम पे भी कम यूज़ नहीं हुई थी। वो तो चलो गनीमत है कि जब सरकारिया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया 1983 में और उन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन पे अपनी रिकमेंडेशन दी। ये देखो कमीशंस के बारे में अच्छे से देख लेना, पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन ऑलरेडी आई हुई है सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, वो अभी चलेगी। वो अभी तक मतलब एक्सेप्ट नहीं हुई, उनके ऊपर केवल होल्ड पे रख दिया। अभी जो कुछ भी हो रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में वो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन बेसिस पे अभी चल रहा है, और या फिर जो एक कन्वेंशन चलती आ रही है, ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद में 1994 में एसआर बोमई केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चलो ठीक है आपके लिए ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पर आप मेरिट्स तो देखो एक बार, हर जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगाओगे वो भी इस चीज़ के चलते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी की रूलिंग है वहाँ पर स्टेट में, तो ये चीज़ गलत है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये देखो कि कहीं ना कहीं एक एवोल्यूशनरी पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक पेंडुलम स्विंग्स देखने को मिल रहा है कि एक आप कह सकते हो सत्ता इधर जा रही है तो कभी इधर जा रही है, पावर कभी इस पार्टी के हाथ में तो कभी इस पार्टी के हाथ में, और वही चीज़ अब यहाँ पर देखी जा रही है। तो इसी चीज़ को देख बोल के एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करने की। आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी ज़माने में खुद भी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे स्टेट्स के इंटरेस्ट जो हैं वो अपहेल्ड हो। पर वही परिस्थितियां हैं आज। अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करो तो वहां पर पकड़ अभी देखो तो उसी चीफ मिनिस्टर की है जो कि डिमांड कर रहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो पॉइंट यहां पर ये क्या आ रहा है कि हमें ये समझना था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात आए तो ये कोट तो आप जरूर करोगे, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को बताया हुआ है। बाकी तो देखो फेडरल आइडिया की हम बात करते हैं, फेडरलिज्म की, टीम इंडिया की बात भी करते हैं हम, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो पेंडेमिक का टाइम है, इस टाइम पे सबको साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है। पॉइंट यहाँ पर मेन ये है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डू नो हार्म। आर्टिकल लिखा है शशि थरूर जी के द्वारा और आदित्य शर्मा। शशि थरूर जी देखो एमपी हैं लोकसभा में, और आदित्य शर्मा इन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के, गुरु और चेले ने लिखा है ये आर्टिकल। देखो मद्रास हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया वो हमने देखा कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सेव करना। और जो मेन जो थीम है इस पर्टिकुलर डिसीजन की मद्रास हाई कोर्ट की, वो ये कि आप ये जो थेरेपी करते हो ना सेक्स चेंज करने की, या इस थेरेपी को आप बैन करो। तो ऐसे में इस केस को बोला जा रहा है एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी डायरेक्शंस थी, वो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, इसको शूडो मेडिकल प्रैक्टिस बताया जा रहा है। बोले कि आप इसमें से आप जो चाह रहे हो ना वो तो होता ही नहीं है। वजह
कि ये थेरेपी की जाती है कि एक इंडिविजुअल जो कि अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, और वो कहीं ना कहीं तीसरी कैटेगरी में आ रहा है, और वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अब देखो, मेल और फीमेल बनने के लिए साइकोलॉजिकली तैयार नहीं है, तो कन्वर्जन थेरेपीज जो है वो क्या करती हैं, मेडिकली आप प्रैक्टिस करोगे, और मेडिकली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस थोड़े ना आएगा। तो आप देखो कि समाज में उस बंदे का क्या एक सिनेरियो बनेगा, उसको एक तरीके से एक्सक्लूजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, साइड में करना। दूसरी चीज़, समाज में कहीं ना कहीं होमोफोबिया है कि जो होमोसेक्सुअलिटी को जो प्रमोट करते हैं लोग, बोले उन लोगों से लोग डरते हैं, बोले कि ये कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक, ये क्या बोलते हैं, ये अननेचुरल है, इमोरल है, ऐसे करके उनको बिल्कुल एक्सक्लूड करते चले जाते हैं। और रही सही में जब छोटा बच्चा हो या फिर इस तरीके से होमोसेक्सुअल कोई इंडिविजुअल हो, तो उसका अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप फिजिकली चेंज भी करवा देते हो मेडिकल ऑपरेशंस करवा करके या कन्वर्जन थेरेपीज को यूज़ करके, तो क्या उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस हो गया क्या? दिमाग को थोड़ा चेंज कर दोगे। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन में एक रिपोर्ट है अपनी तरफ से, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से देखा कि जब ये जो चेंजेस होता है ना, एक तरीके से कन्वर्जन थेरेपी है, ये एक जेंडर वायलेंस है। सबसे पहली बात तो ये एक तरीके का भेदभाव है, और जब एक इंडिविजुअल का ये कन्वर्जन थेरेपी की बेसिस पे उनका आप फिजिकल ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करते हो, तो बोला उसका रिजल्ट ये रहता है कि वो लोग 98% लोग जिनका कन्वर्जन हो चुका है इस कन्वर्जन थेरेपी को लेकर के, वो बोला एंजाइटी के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं परमानेंट फिजिकल हार्म को लेकर के चिंता में आ जाते हैं, वो फेद खोना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जब उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, जो उनकी रियलिटी है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो देखो कितना डिमोरलाइजिंग होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्रिटेन में पहले ही बैन कर दी गई है। ब्रिटेन, यूके में ये पहले से ही ये कन्वर्जन थेरेपीज को बैन करने का सबसे शुरुआत हुई है यूके में, ठीक है। और उसी लाइन के ऊपर इंडिया में भी अब मद्रास हाईकोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया जो हमने देख लिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके के केसेस आप देखो पिछले कई दिनों के अंदर आप देखोगे पिछले पांच स्टेट्स में कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है कि कन्वर्जन थेरेपी के जो विक्टिम्स हैं, जो भी LGBTQIA+ कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं, उनके साथ में बहुत बुरा एक तरीके से उनका रिजल्ट रहा है। वो ये कि यहाँ पर देखा जा रहा, अंजना हरीश करके एक विमेन, ठीक है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, इतनी ज़्यादा एंजाइटी। आज अगर परिस्थितियाँ देखो तो नवतेज जौहर केस हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा हमने 2 केसेस कल देखे थे, एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस देखा था, तो उसमें सीधा सा प्रोटेक्शन दे रखा है इन लोगों को भाई। सेक्शन 377 अब है नहीं, क्रिमिनलाइज नहीं करता होमोसेक्सुअल सेक्स रिलेशंस को। सिमिलरली हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी है, पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में कमी क्या है कि इस तरीके के कन्वर्जन को बैन करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। बस ये है कि अगर कोई भी मेडिकली कोई ट्रीटमेंट लिया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, कोई सर्जरी की जाती है, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट से, उस विक्टिम से आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसकी हामी भरानी पड़ेगी। पर आप एक चीज़ बताओ, एक छोटा बच्चा है, उसका अगर आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या कंसेंट देगा? उसको कहाँ पता है, उसको क्या इतनी अवेयरनेस है कि मेरे साथ में क्या कर रहे हैं मेरे घर वाले? तो पॉइंट यहाँ पर क्या जाता है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में LGBTQIA पीपल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस होने चाहिए, जो कि अभी करंटली इनएडिक्वेट हैं। तो एक तो ये प्रोविजन आ गया आपके सामने, सेक्शन 377 IPC हटी गया, ये आपको पता ही है। इसके अलावा ये राइटर खुद हैं शशि थरूर जी, तो बोला कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं स्मृति ईरानी जी, अभी करंटली वही हैं, तो उनको मैंने लेटर लिखा कि आप इस तरीके की ये जो कन्वर्जन थेरेपीज है ना, इनको रोको, क्योंकि ये स्यूडो साइंटिफिक है। बोला ये अनएथिकल है, बिल्कुल गलत है, इस थेरेपीज को इनको बैन कर देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि अभी क्या होता है, पर अपनी तरफ से जुडिशरी ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं इन कन्वर्जन थेरेपी, सबसे पहली चीज़ तो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है ना, वो इसको प्रमोट करते हैं। प्रमोशन का मतलब ये हो गया कि लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। अब इस तरीके से क्या होता है कि लोग पहले ही मेल फीमेल नाम से तीसरी किसी जेंडर को अच्छे से मतलब ट्रीट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी मिलनी शुरू हो जाती है इस तरीके की कन्वर्जन थेरेपीज़ को, कि हाँ अगर कन्वर्जन करवा लेंगे तो हमारा बेटा या बेटी जो भी है वो मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर एक्चुअल में क्या उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस चेंज हो पाएगा? नहीं ना। तो एक तो ये हो गया फिजिकल अब्यूज़, कि आप उनके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हो। दूसरी आप देखोगे कि उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एंजाइटी के असर में आ रहे हैं, उनके स्ट्रेस लेवल कितना हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए। इसके अलावा
स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें तो अभी तक तो देखो ऐसा कानून अगर बनाया जाता है हमारे यहाँ पर तो कोई पहला कानून नहीं होगा। जर्मनी, कनाडा, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले ऐसे कानून बना दिए जहां पर एंटी कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन थेरेपीज हैं, इनको बैन कर दिया गया है। तो मद्रास हाई कोर्ट की जो ये रिकमेंडेशन, ये डायरेक्शन आई है ना, इसको सही टाइम आ चुका है, इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में अब अगर कहो कि मेडिकल लेजिटिमेसी को अगर आप अपहेल्ड करते रहो कि हाँ एक बार फिजिकली चेंज कर दिया ओरिएंटेशन सेक्स का तो उसके अंदर वो बंदा जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, जी बिल्कुल भी नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। यही चीज़ यहाँ पे बार बार बताई जा रही है, नहीं तो पता नहीं कितनी अंजना हरीश को इस तरीके की ट्रेजेडीज़ का सामना करना पड़ेगा और वो सुसाइड कमिट करेंगी। तो पॉइंट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, और ऐसी जो बार्बरिक या बेसलेस ये जो थेरेपी है, कन्वर्जन थेरेपी, इनका इरेडिकेट होना चाहिए इंडिया से एज सून एज पॉसिबल। नहीं तो क्या होगा, सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होगी लोगों को। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द फोर्स ऑफ कंपैशन। आर्टिकल को लिखा है SN श्रीवास्तवा, ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। इनके द्वारा एनेक्डोट दिया जाता है, तो एनेक्डोट आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। सुनील कुमार नजफगढ़ से अपने घर से जा रहा था काम पे, तो ऐसे में एक वुमेन जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी रोकने की सबको कि भाई रुको, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। उसका एक यंग बेटा जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में सुनील कुमार उस लड़के को अपने साथ में लेकर के जाता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में वो बंदा सुनील कुमार, ये कांस्टेबल है, ठीक है, तो वो अपने हाथों में लेकर के और जा कर के देता है, एडमिट करा देता है, और उस माँ को नंबर देता है कि माताजी आप मेरे नंबर ले लो और आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर देना। फिर वो बंदा जो है वो बीमार था उस टाइम पे, वो रिकवर कर जाता है, और आज उसकी माता के पास में वो शब्द नहीं है कि वो सुनील कुमार का किस तरीके से धन्यवाद कहे। पर आप देखो कि एक तो यहाँ पर उन्होंने एम्पैथी दिखाई, कंपैशन दिखाया, दया भाव दिखाया, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखो कि उनके खुद के इन्फेक्शन हो जाता है और साथ में उनके इन्फेक्शन होता है और साथ के 2-3 कांस्टेबल्स को और हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो खुद अब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कितनी ज़्यादा सेल्फलेसनेस वे में इन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है। तो ऐसे एग्जाम्पल केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, थ्रू आउट इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। तो राइटर जो है वो यही चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि परिस्थितियां जिस तरीके से बदली, उन परिस्थितियों में से इस पेंडेमिक ने पुलिस में जो कर्मचारी हैं उनको काम करने का एक अलग ही मौका मिला है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाहे कहीं पर भूखमरी फैल रही है तो खाने की व्यवस्था करने की बात हो, प्रिया कांस्टेबल की यहाँ पे बात देखो, एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ या लोगों के लिए जो एक इमेज बन गई थी ना लोगों के दिमाग में कि कहीं ना कहीं करप्ट होते हैं, ये तो केवल और केवल डरावनी बातें करते हैं। राइटर खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बोला कि मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, पर जब मैं खुद एक बच्चा हुआ करता था तो मुझे पुलिस का डर लगता था कि पता नहीं पुलिस आ गई तो क्या कर देंगे। एक फियर रहता था, हमेशा डर रहता था। पर आज मैं धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, फिर हैदराबाद में मेरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में आज मैं पुलिस में खुद एक मेंबर की तरह काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर वो काम हो जाते हैं, और मैंने किए भी हैं मेरे डिपार्टमेंट में, और अगर वो हो जाते हैं एक हॉलिस्टिक मैनर में, तो बोला रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। पहला तो ये कि हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारी कोर कंपिटेंस को। कोर कंपिटेंस का मतलब जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो, आप क्राइम को प्रिवेंट करो, क्राइम मत होने दो। आप अगर कंप्लेंट्स को अच्छे से हैंडल कर लोगे तो लोगों का विश्वास आप में अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये लर्न की इन्होंने कि हमें हेल्पफुल एटीट्यूड रखना चाहिए हमारे अंदर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करें। तो अगर ये दो चीज़ें एक ब्यूरोक्रेट में, एक पुलिस पर्सनल में, या किसी भी सिविल सर्वेंट में, या किसी भी सरकारी नौकर में ये चीज़ आ गई ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वैल्यू अपने आप बनेगी। और ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों के चलते अगर पूरा सिस्टम खराब हो गया तो ये सिस्टम चलता ही नहीं, समझ गए। तो ऐसे में 2 या 5 बंदे अगर करप्ट हैं तो, या फिर अपनी चीज़ों को सही से काम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप पूरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हो। पर ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर राइटर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक तो ये, इसके अलावा फिर राइटर एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, ईद दिवाली आ जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, जैसे लॉकडाउन हटेगा, फिर से लोग जो हैं कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर डिस्ट्रस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। पर वही चीज़ है कि आज की जो परिस्थितियां, उस एक्सपीरियंस को अगर एक पॉजिटिव मैनर में देखा जाए, उसको अगर हम कंटिन्यू करें, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें तो हमने देख ली, उन पर काम करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़
कि बोला हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोफेशनलिज्म की। प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट को इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं फेयरनेस आनी चाहिए, ठीक है, कि कौन कब कैसे क्या काम करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको एक तो ये हम देखते हैं ना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 जने काम करते हैं, पुलिस काम करती है, फिर आप जेल्स की बात करते हो, फिर जुडिशरी की बात करते हो। तो नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स की अगर बात करो तो वो बहुत कम है हमारे यहाँ पर, अगर रेशियो देखा जाए तो आप कैसे क्राइम रेट को कम कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की यहाँ पे बात की जा रही है राइटर के द्वारा, कि अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, जो लोग हैं वो मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो पुलिस को ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे में पुलिस अपने काम को आसानी से कर पाएगी। इससे क्या होगा, लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो पुलिस का बिहेवियर भी क्या होगा, हेल्पफुल एटीट्यूड अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और लोग अगर काम करेंगे तो पुलिस की जो कंपिटेंस है, जैसे कि क्राइम प्रिवेंशन, अब मान लो अगर लोग ही अवेयर हो जाएंगे और पुलिस के साथ में अगर साथ मिलकर काम करें कि भाई हमारे एरिया में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही है, इस टाइम पर ये हुआ, तो वो अगर डिस्क्लोज करते रहें टाइम टाइम पे और अपनी बातें पुलिस के साथ में बातचीत होती रहे, तो ऐसे में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर हो जाएगा और ये जो वैल्यू डाउन होती चली जाती है पुलिस डिपार्टमेंट की, बोलो वो अपग्रेड हो जाएगी। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे ठीक लगे, और एक बार आप इस आर्टिकल को खुद से ज़रूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जो आप जैसे IPS बनो, IAS बनो, IPS बनो, चाहे कोई भी फील्ड में जाओ, तो एक तो दूर की बात होती है, ठीक है, ट्रेनिंग भी ले लोगे, पर उसके बाद में जब फील्ड में उतरोगे ना, उस टाइम के एक्सपीरियंसेस बहुत कम शेयर होते हैं। तो ऐसे में आप ज़रूर इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ोगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है, या फिर ये मानो कि पढ़ना ही है, ठीक है। तो ऐसे में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस की है। एक आर्टिकल है उसका थोड़ा सा और जिस्ट ले लेते हैं। लास्ट है होल्डिंग स्टेट्स टू अकाउंट। आर्टिकल को लिखा गया है बिबेक देबरॉय के द्वारा। बिबेक देबरॉय जी जो है वो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM। देखो, जब भी स्टेट, अभी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें या फिर जो भी फंक्शनिंग होती है हमारे यहाँ पर, कानून बनना, कानून को अप्लाई करना, तो उसमें एक चीज़, 3 की पिलर्स की हम बात करते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अभी जो कुछ भी हम बातचीत कर रहे हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पे बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सरकारें तो एग्जीक्यूटिव है, जबकि लेजिस्लेचर और जुडिशरी की क्या ड्यूटी है। चलो जुडिशरी की भी हमने बात कर ली कि हाँ LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, पर क्या लेजिस्लेचर अपना काम परफॉर्म अच्छे से कर पा रही है। चलो राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर तो सवाल बार बार उठते रहते हैं कि कम मीटिंग हो रही है, कम मीटिंग हो रही है, तो एक तरफ आप नज़र यहाँ पर भी डाल दो, स्टेट लेजिस्लेचर्स कितना मीटिंग कर रही हैं, कितने कानून इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कितना उनके पास में डोमेन अवेलेबल है। देखो 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, फिर दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के ऊपर तो बातचीत सब कर लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डोमेन आ गया ना, कि स्टेट लिस्ट में से सब्जेक्ट को उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट की कमांड भी बननी शुरू हो जाए। पर हमारे पास में अभी क्या है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की डेटा अवेलेबल है, जो कि लगातार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर है उनकी अकाउंटेबिलिटी या उनकी फंक्शनिंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा एक कैविएट है, एक वार्निंग है कि कितनी कम फंक्शनिंग हो रही है वहाँ पर, अगर वहाँ पर लेजिस्लेचर में मीटिंग होने की बात करो या फिर कोई भी कानून का पारित होना, ठीक है। अगर हम यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात करें, जिसको कि प्रेसिडेंट हर 5 साल से कॉन्स्टिट्यूट करता है आर्टिकल 280 के अंडर में, उसके बारे में बात करें तो उसकी डिटेल तो चलो बहुत डिटेल में गेन की जाती है, पर इसी के साथ साथ में इसी लाइन के ऊपर जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो उनके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो भाई आप उनके लिए क्यों नहीं डिस्कशन करते हो, क्यों नहीं उनके ऊपर एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी देखते हो कि पैसा कहाँ गया, कितना जा रहा है। क्योंकि यूनियन फाइनेंस कमीशन की तरफ से तो हिस्सा अपना भेज दिया जाता है, रिकमेंड कर दिया जाता है कि हाँ टैक्स डेवोल्यूशन कितना होगा, स्टेट्स को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन सब बता देते हैं वो सारी चीज़ें। पर स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या काम कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने की कोई जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ठीक है। देखो स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज की परफॉर्मेंस देखी जाए ना 2020 में, चलो ठीक है कोविड-19 था, पर आप देखो कि दिल्ली में केवल 1 दिन की मीटिंग हुई है, बहुत बुरे हाल, ठीक है। 19 स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग हुई, ये डेटा है जहाँ पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली की लेजिस्लेचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो बोला यहाँ पर मीटिंग की आप बात करोगे तो कर्नाटका इकलौता एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मोर देन 50 बिल्स हैं जो पारित हुए हैं 2020 में, ठीक है, या मोर देन 50 डेज वो मीटिंग हुई है। बाकी एवरेज डेज 29 18 डेज, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे।
19 स्टेट्स की मीटिंग देखो, प्री 2020 मतलब पेंडेमिक से पहले भी 29 दिन की मीटिंग हो रही है, 18 दिन की मीटिंग हो रही है एवरेज। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है, इन पर भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो स्टेट्स की भी प्रॉपरली होनी चाहिए। कई स्टेट्स हैं जिनके पास में बाईकैमरल सिस्टम है। बाईकैमरल का मतलब लेजिस्लेचर भी है, विधानसभा भी है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद भी है। तो वैसे तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत स्टेट्स ने डिमोलिश कर दिया, या अब कहोगे बिल्कुल खत्म कर दिया। वजह कि बोला कि डिले होता है, लेजिस्लेचर विधानसभा में कानून आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कानून चला गया, उस कानून को डिले कर दिया जाता है। अब उस कानून को डिले करने के चलते बोले कि इसको हटा दिया। रही सही में राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और राज्यसभा पर एक ब्लेम लगता रहता है कि यहां पर उन पॉलिटिकल लीडर्स को पार्क कर दिया जाता है या अपॉइंट कर दिया जाता है, जिनकी मेंबरशिप फिक्स कर दी जाती है, जो या तो इलेक्शन में हार जाते हैं या फिर वो पॉलिटिकल इशू मतलब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप कहो कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में बोले इनकी पार्किंग का एक पॉइंट है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बोले डिले बहुत ज़्यादा कर देते हैं किसी भी कानून को पारित होने में। पर भाई जल्दबाजी तो नहीं होती। इसके लिए देखो एक केस ऑलरेडी फंसा पड़ा है जिसका नाम है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस। ठीक है, ऑलरेडी एक केस है हमारे पास, जजमेंट है सॉरी। ठीक है, जिसमें कि राज्यसभा में जो मेंबरशिप है उसको लेकर के एक चीज़ ये थी कि आपने डोमिसाइल इशू को हटा दिया। मतलब ये हो गया कि पहले तो ये था कि राज्यसभा के इलेक्शन में वही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा, उसी स्टेट का होना चाहिए वो सिटीजन, वो वहीं का रेजिडेंट होना चाहिए। अब क्या है, राज्यसभा में इलेक्शन के लिए क्या कर दिया गया है कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी हों, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। जैसे कि आप देखोगे राजस्थान से मैं बात करूं, मनमोहन सिंह जी हैं, वो राजस्थान से एमपी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बात कर लो इनकी एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी करंटली, वो जब एमपी हुआ करते थे तो उस टाइम पर भी उनका इलेक्शन यहाँ से होया हुआ है। तो पॉइंट, और बहुत सारे हैं इंडिविजुअल्स, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मेन बात क्या आ गई कि राज्यसभा में डोमिसाइल वाला जो मुद्दा था कि आप उसी स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए जहाँ से आप इलेक्ट होकर के आ रहे हो राज्यसभा में, तो उसको हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस का जजमेंट भी है, पर वही चीज़ है अभी अपहेल्ड कर दिया गया है इस चीज़ को कि हाँ राज्यसभा में इलेक्शन के लिए आपको वहाँ के स्टेट का लोकल होने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर जो पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात करें, पार्लियामेंट जो है 2020 में लगभग 33 दिन के लिए बातचीत कर पाई, मीटिंग कर पाई, जबकि स्टेट्स की बात करो तो वो तो 29 दिन ही कर पाई, और प्री पैंडेमिक टाइम की बात करो 18 दिन एवरेज आ रहा है। तो बोले इसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। फिर बात आती है बिल्स को पारित करवाने की। बोले कर्नाटक इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर 61 बिल्स हैं वो पारित हुए हैं, बाकी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर ज़्यादा बिल हो। इवन आप देखो दिल्ली ने केवल 1 बिल, फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल और केरला, यहाँ पर 2 बिल और 3 बिल पारित हुए हैं। ये देखो कितना कम फंक्शनिंग हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो डिस्कशन है, यहाँ पार्लियामेंट में तो क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज होती है उनके पास में बिल चले जाते हैं, तो वहाँ पर स्क्रूटनी अच्छे से हो जाती है उस बिल की। पर स्टेट्स के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस होता है उसी दिन बिल पारित हो जाता है। क्यों जी, आप क्यों डिबेट नहीं करते हो? फिर लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। फिर उसके बाद में बताया जा रहा है कि ये पेंडेमिक अभी चल रहा है, तो ऐसे में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, बोले ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं। पर बहुत सारे स्टेट्स ने क्या डिसाइड किया है कि इनके तहत मिल रहा है सब कुछ। बहुत सारे स्टेट्स ने क्या डिसाइड किया है कि जो अलाउंसेज सैलरीज मिल रही है एमएलए एमएलसीज या जो भी मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, बोले उनकी सैलरी को डाउन कर दें। अब आप इतना अलर्ट होकर के काम कर रहे हो तो बाकी और चीज़ों पर भी तो काम किया जा सकता है ना। कहने का मतलब इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मीटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बिल पे डेलिब्रेशन अच्छे से होना चाहिए, कमिटीज़ के पास में जाना चाहिए। देखो स्टेट लेजिस्लेचर में कोई स्क्रूटनी करने के लिए स्टैंडिंग कमिटीज़ नहीं है, ठीक है, होनी चाहिए वहाँ पर। तभी तो आप देखोगे कि जिस फेडरल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और ये जो एग्जीक्यूटिव है साथ मिलकर काम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होना चाहिए स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी तो हमने अडॉप्ट किया है दोनों जगह पे, स्टेट और सेंटर में। ठीक है, तो दोनों का तरीका सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मुद्दा जो था हमने पूरा शॉर्ट से शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।